गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो रियली में क्या है और उससे क्यों पढ़ना जरूरी है। न केवल वो एक सब्जेक्ट के तौर पे केवल हम ये नहीं समझना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र एक विषय है जिसे हम निम्न कक्षाओं में क्लासेस में पढ़ते हैं। हमारा मेन जो एम होगा, जो हमारी जो उद्देश्य होगी, वह ये होगी कि आखिर अर्थशास्त्र को वैसे बच्चे जिन लोगों ने पहले अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ा है, उन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें क्या बताया जाए ताकि उन्हें समझ आए कि ये इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या है और हमारे देश पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए होता क्या है, अगर कोई सब्जेक्ट मूल्य विहीन हो जाए तब मूल्य विहीन हो सकता है जब उसके पढ़ने का कोई परिणाम ना निकले। आप सब ने देखा होगा कि हमें मैथ्स पढ़ा है, हमने हिंदी पढ़ा है, हिंदी हमारी भाषा होती है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, सब जितने भी हमारी भाषाएं हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में एक कारक सिद्ध होता है। तो उसी सिलसिले में वेदियोरा क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं आज इकोनॉमिक्स के कुछ बारीकियों से आप लोगों को अवगत कराऊंगा और प्रयास करूंगा, मेरी ये प्रयास होगी कि मैं वो जो कुछ भी बोलूं, कुछ भी समझाऊं, उसे उस लेवल तक आपके साथ चलूं कि हमारे आपके बीच एक तारतम्यता बन जाए, हमारे आपके बीच एक ऐसी कोऑर्डिनेशन बने कि आपको फील हो कि आफ्टर द क्लास आपने कुछ बहुत थोड़ा बहुत भी इस क्लास को समझा है और आपकी एक जो रुचि वाली बात होती है ना वो आपको फील हो। सो आई होप मैं अपनी बातों को क्लियर कर पाऊंगा और चलते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, अर्थशास्त्र को हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हम इसका एक छोटा सा डेफिनेशन देना चाहें, जो कि डेफिनेशन अपने आप में पूर्ण नहीं है लेकिन उसे समझना हो, तो आप ऐसे समझिए कि विलेज में, गांव घर में हम लोग बचपन से हम लोगों ने देखा है कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सपोज किसी के पापा किसी को 5,000 रुपया दे रहे हैं, वो बाहर रहता है, घर से बाहर रह के पढ़ रहा है और उसे बोला जा रहा है कि 5,000 रुपया में उसे मासिक दौर पे मंथली उसके सारे एक्सपेंसेस मैनेज करना है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ ये 5,000 रुपीज़ उसे घर से मिलता है और ये 5,000 रुपया में ही उसके अपने मासिक जितने भी खर्चे हैं, जो भी उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, उसे फुलफिल करना है। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो 5,000 रुपया उसे मिला, ये उसके लिए क्या है, एक तौर में उसके बहुत सारे संसाधन लेने होंगे, उसे बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। तो 5,000 रुपया को क्या करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा, प्रायोरिटी बनाएगा। मतलब इसमें किसकी क्या आवश्यकता है, कि क्या चीज़ उसे कम चाहिए। सपोज उस बच्चे को कुछ स्टडी मटेरियल बुक्स लेना है, सपोज उसे कुछ बुक्स लेना है, उसे एक ब्लेजर लेना है, उसे कहीं अपने मोबाइल को रिचार्ज कराना है, सपोज बहुत सारी चीज़ें उसके पास वो करना होगा। तो ये जो 5,000 रुपया का उसने जो एलोकेट कर दिया डिफरेंट उसके डिमांड के अकॉर्डिंग, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो 5,000, लेकिन आपने यहाँ देखा है कि जो भी ये चीज़ें हुई हैं ना, उसमें चीज़ें हमारा लिमिटेड है। पापा ने ये नहीं बोला है कि आपके पास एक एटीएम कार्ड है और आप जितनी मर्जी हो उतनी निकाल पाएँ, ऐसा नहीं है। आपके साथ एक प्री कंडीशन रख दिया गया है कि जो वैल्यू ऑफ द मनी है ना, पैसे आपको 5,000 मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो भी है वो क्या है, सीमित है। सीमित मतलब लिमिट है। जो ये लिमिटेड है, सीमित है, लिमिटेड है, तो अगर रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है और आपकी मांग या आपकी एक्सपेंडिचर्स बहुत अधिक है, अनलिमिटेड है, तो कैसे फुलफिल किया जाए। आपको हो सकता है कि 5,000 में आपकी चीज़ें नहीं होने वाली हैं अगर आप उस तरह खर्च करें, लेकिन आप अपनी खर्चे को किस तरह प्रायोरिटी बनाते हैं, आप उसे किस तरह मैनेज करते हैं कि ताकि ये जो भी होलसम मनी है उसमें आपकी चीज़ें हो जाएं। एलोकेशन कैसा है आपका, आपने कैसे उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये हमारा अर्थशास्त्र का पूरा डेफिनेशन नहीं है लेकिन एक छोटी सी बारीकी होगी। तो क्या हम लोगों ने अभी समझा कि लिमिटेड रिसोर्स का अनलिमिटेड लोगों पे या लिमिटेड रिसोर्स का अनलिमिटेड वांट्स पे, एक्सपेंडिचर पे किस तरह एलोकेशन किया जाए, दैट इज इकोनॉमिक्स। आई होप मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला संसाधन के बारे में मैंने बात किया। ये जो संसाधन है ना, जो रिसोर्स हमारे पास है, वो हमेशा स्केर होता है। स्केर मतलब जितनी आपकी वांटिंग्स होंगी ना, जो आपकी चाहत होगी उससे कम होगा। तो क्या है, ये जो रिसोर्स हमारे पास है
ये रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स है, एक लिमिट बनाओ। जैसे मैंने पहले क्या बताया था, 5,000 रुपया आपके पापा ने आपको दिया कि पूरे महीने का खर्च कर लो, उसमें आपको रेंट भी देना है, आपके फूडिंग्स भी होंगे, आपको मोबाइल भी रिचार्ज कराना है। तो ये आपके वांटिंग्स हैं, आपके वांट से आपको क्या क्या चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे क्या है, एक लिमिटेड है, दैट इज लिमिटेड रिसोर्स। उसी को आप किसी देश के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, आप अपने को देश से रिलेट कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप मान के लिए यू आर इंडिया, आप इंडिया हैं, और आपको जो पैसे, आपके पास जो रिसोर्स है वो 5,000 ही है, $5,000 हो या 5,000 रुपया हो, वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। तो अगर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि संसाधन हमेशा स्केर होता है, कम होता है, लिमिटेड होता है, और जो इसको लेने वाले लोग होते हैं, जैसे इंडिया में अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया में जो इसको लेने वाले लोग हैं, उनकी जनसंख्याएं क्या है, वो क्या है, वो अधिक हैं, ऑलवेज अधिक होंगे। तो इसको कैसे एलोकेट किया जाए, एलोकेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे एलोकेट कर दिया जाए। यहाँ पे एलोकेशन का क्या मेथड लगाएं हम लोग क्या एलोकेशन में करें, हमारा बांटना, एलोकेशन मीन्स बांटना, यहाँ हम लोग किस तरह बांटे, अपने रिसोर्स को किस तरह बांटे कि हमारा रिसोर्स एक हद तक सभी लोगों की सारी आवश्यकताएं को अगर पूरा न भी करे तो मुख्य आवश्यकताओं को न छोड़े। मतलब यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि लग्जरी लाइफ किसी को ना मिले तो कम से कम किसी की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो बाधित ना हो। तो आई होप बात समझ में आ गया होगा कि लिमिटेड रिसोर्स का अनलिमिटेड टर्म में जो हम एलोकेशन करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स का अनलिमिटेड वांटिंग्स लोगों का जो हम एलोकेट करते हैं, जो एलोकेट करने के जो मेथडोलॉजी है, जो एलोकेट कर जो बांटने का, संसाधन के बांटने के जो प्रोसेस हैं, डेट आर इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स बताता है हमें कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ और आपको समझना होगा, आई होप वो चीज़ें आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि लिमिट, संसाधन सीमित है और आप उसको कैसे एलोकेट करते हैं ताकि आपका एलोकेशन यूनिफॉर्म हो। याद यहाँ ये भी रखना है कि जो हमारा एलोकेशन का मेथड हो, प्रैक्टिकली तो नहीं होता है संभव, बट एक जो कॉन्सेप्ट है ना इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि आपकी एलोकेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो एलोकेशन क्यों करना है, आप याद कीजिए पहले वाले कॉन्सेप्ट से, पापा ने आपको दिया था 5,000 रुपये, और आपके जो वांटिंग्स, आपके जो नीड है ना, ये मैं आपको नीड बताता हूँ, आपकी नीड है सपोज कि आपको रूम रेंट भी देना था, आपको फूडिंग के लिए भी पैसे चाहिए थे, आपको अपने मोबाइल रिचार्ज कराने थे, कुछ स्टडी मटेरियल आपको बनाने हैं, फी भी देना है कहीं पे, और भी आपके वांटिंग्स हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं, एज पर योर नीड एंड ऑल आप कर सकते हैं। तो ये जो नीड है ना, नीड को कैसे फुलफिल किया जाए यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि हो सकता है कि रूम रेंट आपका 1,000 हो, फूडिंग में आपके 2,000 लग जाएं, फोन आप 2,000 के यूज करो, आप बहुत ज़्यादा चैटिंग करने वाले लोगों हो, जियो का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था, इस समय की अगर बातें हो, तो ये हाउ टू एलोकेट द रिसोर्स इन ए यूनिफॉर्म मैनर सो डैट लगभग हमारे अंदर एक रूपता आ जाए, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, यूनिफॉर्मल कॉन्सेप्ट आ जाए। लेकिन इस बात को ज़रा समझिए, मैंने यहाँ क्या बोला कि आपको ये रिसोर्स मिला है, ये रिसोर्स संसाधन मिल चुका है, और रिसोर्स को ही आप क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। और जो ये एलोकेट करने का मेथडोलॉजी है, ये जो शास्त्र है, ये जो टेक्निक्स है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कंसीव हम करते हैं कॉन्सेप्ट को, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो अब इसको आप इस दूसरे टर्म से ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी देश विषय में क्या होगा, किसी देश में क्या पैसे आ रहे हैं और क्या पैसे जा रहे हैं, उन सब का वैसा ब्यौरा, उस तरह की चीजें कि देश के संसाधन का वितरण इस तरह हो कि एक रूपता लाई जाए, हमारे सिद्धांत में एक रूपता जरूर हो। वो थोड़ी बहुत उसमें कमियां हो जाती हैं, बट जो कॉन्सेप्ट यही है कि टू डिस्ट्रीब्यूट द स्केर रिसोर्स इन ए अनलिमिटेड वांटिंग्स इज इकोनॉमिक्स। सिंपल डेफिनेशन है, छोटा से आगे हम लोग और भी इसको अच्छी तरह समझेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसकी जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है ना, वो डिपेंड करता है आपकी मांग और पूर्ति के कॉन्सेप्ट पे। जो डिमांड और सप्लाई एक ऐसा वर्ड है ना, पूरे इकोनॉमिक्स का सेंटर पॉइंट वही है। कैसे आप समझिए जरा, पापा ने कहीं पर आपको 5,000 रुपये दिए और आपके कुछ नीड था, डिफरेंट नीड था, और जरा सोचिए अगर डिमांड नहीं हो तो क्या सप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा?
डिमांड नहीं हो तो क्या सप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा? मांग नहीं हो तो क्या पूर्ति अपने आप में निरर्थक वर्ड नहीं हो जाएगी? किसी वर्ड का अर्थ तब होता है जब उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। अगर मैं सप्लाई को समझना चाहूं तो मुझे डिमांड समझना पड़ेगा। प्रासंगिक क्या होता है? किसी वर्ड का अर्थ क्या होता है कि वो अपने साथ किन चीज़ों को समेट रहा है। तो जरा सोचिए, अगर मेरी कोई नीड ही नहीं होगी तो क्या एलोकेशन का कुछ यहाँ बोलना अर्थहीन नहीं हो जाएगा? मैं बोल रहा हूँ कि छोटे रिसोर्स को, कम रिसोर्स को, सीमित रिसोर्स को, स्केर्ड रिसोर्स को अनलिमिटेड वांटिंग्स, अनलिमिटेड लोगों तक, अनलिमिटेड जनता तक पहुंचाने का जो मेथडोलॉजी है वो इकोनॉमिक्स है। और यहाँ किसी की अगर कोई डिमांड ही नहीं हो, इज देयर एनी मीनिंग ऑफ द वर्ड मेथडोलॉजी? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, नहीं होगा। मेथड्स इसलिए बना है कि कहीं ना कहीं ये संसार में जो सप्लाई और डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि हमारी जो चाहत होती है ना, वो जो हमारे पास मौजूद होता है उससे हमेशा ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग प्रयासरत होते हैं। हम लोग किसी चीज़ को इसलिए पाना चाहते हैं, आपने सुना भी होगा कि अपने सपनों को हमेशा बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं हम धरातल पर रहकर भी सपने बड़े देखते हैं, तभी हम लोग अचीव करते हैं। तो ये आप समझो ना, ये सपने, ये पैसे आपको हकीकत आज का है और आपके सपने हैं। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। हकीकत में आप जो भी हो, आपके सपने बड़े होने चाहिए। और अगर आपके सपने बड़े होंगे तो कोई ऐसा है नहीं इस धरती पर जो आपके सपने अचीव करने से रोक ले। बस आपके सपनों में दम होना चाहिए और आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। तो आई होप ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। देखिए बेसिकली होता क्या है, मांग और ये पूर्ति। तो मांग क्या है? मांग मतलब हमारी क्या डिमांड है, क्या हम मांग रहे हैं, क्या बाजार से हमको चाहिए। लोग ही मांगेंगे, इंडिविजुअल लोग मांगेंगे और उसकी पूर्ति होती है। तो पूर्ति जब होगी, मांग आपने कर दिया और आपकी पूर्ति हो रही है, तो अगर मान लीजिए कि मेरी कोई मांग ही नहीं है तो क्या सप्लाई होगा कोई चीज का? और जब मांग और पूर्ति में एक तुलनात्मक, एक समन्वय नहीं होगा, एक पूरकता वाली संबंध नहीं होगी, तो क्या उस देश के इकोनॉमिक्स का कुछ मतलब रह जाएगा? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ वी आर मैनेजिंग दिस डिमांड एंड सप्लाई इन ए सेंट्रिक मैनर। आई होप इट इज क्लियर। सो इफ देयर इज नो डिमांड फ्रॉम द इंडिविजुअल, जनता ने कोई डिमांड ही नहीं किया, तो क्या सप्लाई का कोई अर्थ रह जाएगा? अब जरा सोचिए, हम आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन अगर धरातल पे बात किया जाए तो ये सब इकोनॉमिक्स किस धुरी पे अपने को टिकाए हुए है, किस पिलर्स पे अपने को टिकाए हुए है? डिमांड एंड सप्लाई। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फॉर ए नेशन और ए कंट्री, इफ देयर इज नो डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट्स, देयर इज नो इकोनॉमिक्स। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वो ऐसा देश हो जाएगा जो क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगा। आपने सुना होगा इकोनॉमी, आपने बहुत तरह की चीजों को समझा है, लेकिन हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि मांग और सप्लाई है। मांग और सप्लाई इकोनॉमिक्स का जीवन है। मांग और सप्लाई इकोनॉमिक्स की वो धारा है जो इकोनॉमिक्स से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकालता है, और वो चैलेंजेज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को डायनेमिक बनाता है। इकोनॉमिक्स इज ए डायनेमिक सब्जेक्ट, हम लोग आगे क्लासों में देखेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और समझ में आ रही है तो आप इंजॉय लेके पढ़िए। इसे एक सब्जेक्ट मत सोचिए, ये आपकी ज़िंदगी का एक अभ्यास है, ज़िंदगी की एक कॉन्सेप्ट है, वो समझिए और आगे इंजॉय कीजिए। ओके, सो आई होप द क्लासेस आर फाइन और आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।